हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ए प्लस IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं युगल किशोर आज आपको पॉलिटिकल साइंस की नेक्स्ट क्लास के बारे में स्टडी करेंगे। जो अभी तक हमारी क्लासेस होती आ रही है वो पॉलिटिकल साइंस की क्लासें थी और अभी आज नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी आपकी आज, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है संघीय ढांचा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, यानी संविधान के तहत जो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। और वो संविधान में कौन से अनुच्छेद में आता है, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और इसकी स्टडी भी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी, ठीक है। अपन पैराग्राफ वाइज स्टडी नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए, एक बात कही है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। राज्यों के संघ से भारत का निर्माण हुआ है, इसलिए भारत को एक संघ कहा है। और वो संविधान में कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 1 में ये आता है। तो अपन संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल है, फेडरल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है संघीय ढांचा, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। अब फेडरल स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि सबसे पहले तो डेफिनेशन देखना पड़ेगा, उसके बाद में उसके प्रकार है या जो भी इसमें बातें हैं वो आगे इसमें आएगी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि भारत में संघवाद की परिकल्पना 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई। क्लियर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये प्रावधान किया गया। 1 में ये प्रावधान किया गया है, ठीक है, कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्लियर? देखिए, संघीय ढांचे की जो डेफिनेशन है इसमें इतना ही काफी है आपके लिए समझना कि इसमें क्या बताया गया। भारत में संघवाद की जो परिकल्पना है 1935 भारत शासन अधिनियम में की गई है, ठीक है। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था। अब इसमें भी ज्यादा डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम में क्या क्या चीजें शामिल थी। बस आपको इतना ही याद रखना है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई है संघवाद की जो परिकल्पना है। और ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 1 में आता है। आर्टिकल नंबर 1 में इसका प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। देखो, इस लाइन का क्या मतलब है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत में संघीय व्यवस्था है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ 2 पार्ट में इसको बांट सकते हैं इसको समझने के लिए, सेंटर और स्टेट। ये नहीं कि सिर्फ सेंटर में जो सरकार है वो पूरी कंट्री को चला लेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो राज्यों में भी डिवाइड है। राज्यों में गवर्नमेंट अलग होती है, उसका जो पॉलिटिकल प्रधान होता है मुख्यमंत्री होता है, और जो उसका संवैधानिक प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री और गवर्नर मिलकर कंट्री को चलाते हैं और उसमें बहुत से ब्यूरोक्रेट भी शामिल होते हैं। उसमें अलग अलग
अलग अलग बातें और भी है, लेकिन जो मोटी बात है वो यही है कि भारत राज्यों का संघ होगा। और हमारे देश में बात की जाए तो जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रधान वो प्रधानमंत्री होता है, फिर संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, वो दोनों मिलकर कंट्री को रोटेट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, इस बात का यही मतलब है। क्लियर? अब आगे क्या बात बताएगी इसमें, भारत में संघ शासन की स्थापना को भारत में संघ शासन की स्थापना को स्पष्ट करने के लिए साइमन कमीशन रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट एवं संविधान सभा में किए गए विचार विमर्श का गंभीरता से अध्ययन किया जाए। गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो यह व्यवस्था बिल्कुल सही लगती है, जिसके अनेक कारण हैं। यह व्यवस्था बिल्कुल सही लगती है, जिसके अनेक रीजन। ठीक है, क्लियर? देखिए आगे क्या बात हो रही इसमें कि भारत में संघ शासन की स्थापना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, संघ शासन की स्थापना को स्पष्ट करने के लिए साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट एवं संविधान सभा में किए गए विचार विमर्श पर गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो ये व्यवस्था बिल्कुल सही लगती है। ये व्यवस्था कौन सी? संघ शासन की जो व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही लगती है, जिसके अनेक कारण है। इसके बारे में आगे कारणों की स्टडी अपन करेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन अपना आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आपको इतना डीप में नहीं जाना है, थोड़ा सा याद रखना है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारत में कब आई, उसका जो ईयर है 1928, फरवरी 1928 में ये रिपोर्ट सौंपी गई थी भारत में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट ये भी 1928 में सौंपी गई, लेकिन ये अगस्त में सौंपी गई थी। ठीक है, एवं संविधान सभा में बहुत से लोग शामिल थे। किए गए विचार विमर्श के गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो ये व्यवस्था बिल्कुल सही लगती है। व्यवस्था कौन सी? जो संघ शासन की व्यवस्था हमारी कंट्री में, वो बिल्कुल सही लगती है और इसके अनेक कारण हैं। उसके कारणों की स्टडी अपन आगे करेंगे, वन बाय वन कारण को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आगे इसका जो सबसे पहला रीजन यानी सबसे पहला कारण क्या है, वो यह है कि इतने बड़े राष्ट्र में एक केंद्र से शासन करना बहुत कठिन है। इतने बड़े राष्ट्र में एक केंद्र से शासन करना बड़ा कठिन है। ठीक है, क्लियर? एक ऐसे राज्य में जहां नागरिकों को एक ऐसे राज्य में जहां नागरिकों को स्वशासन प्रदान किया गया हो, स्वशासन प्रदान किया गया हो,
तो कार्य और भी कठिन हो जाता, तो कार्य और भी कठिन हो जाता। अतः भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, क्लियर। देखिए, जो सबसे पहला रीजन है आपका वो क्या है कि इतने बड़े राष्ट्र में एक केंद्र से शासन करना बड़ा कठिन है। ये बात बिल्कुल सही है कि इतने बड़े देश में सिर्फ सेंटर से ही स्टेट को रोटेट करना बड़ा मुश्किल है। यानी सेंटर में जो भी सरकार बनती है वो पूरे देश को नहीं चला सकती, क्योंकि हमारा देश पहले राज्यों में डिवाइड है, फिर स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। डिस्ट्रिक्ट में ब्यूरोक्रेट जो लोग होते हैं या पॉलिटिक्स के जो लोग होते हैं, पॉलिटिक्स से जो रिलेटेड लोग होते हैं वो भी इसमें काम करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो भी इसमें काम करते हैं। यानी सब मिलकर स्टेट में, इंडिया में वो मिलकर हमारे इस कंट्री को रोटेट करते हैं। इस बात का यही मतलब कि इतने बड़े राष्ट्र में एक केंद्र से शासन करना बड़ा कठिन है। फिर आगे क्या बताया गया कि एक ऐसे राज्य में जहां नागरिकों को स्वशासन प्रदान किया गया तो कार्य और भी कठिन हो जाता है। अतः भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई। देखिए, इसमें क्या बताया गया, एकात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यानी स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल की गवर्नमेंट दोनों मिलकर हमारे कंट्री को चलाती है। ये इसमें बताया गया, इसलिए इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ये आपका सबसे पहला रीजन। रीजन नंबर सेकंड, दूसरा रीजन क्या है कि भारत में बहुलवादी समाज है। भारत में बहुलवादी समाज है, जहां विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा बोलने वाले, जहां विभिन्न जाति, धर्म और भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। क्लियर। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संघ शासन अनिवार्य माना गया है। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संघ शासन अनिवार्य माना गया है। क्लियर। देखिए, जो सेकंड रीजन है वो क्या है, भारत में बहुलवादी समाज है। बहुलवादी समाज का मतलब क्या है कि यहाँ विभिन्न जाति, धर्म वाले लोग रहते हैं, यानी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म वाले लोग भारत में निवास करते हैं। बहुलवादी समाज का यही मतलब होता है। ठीक है। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संघ शासन अनिवार्य माना गया है, यानी अलग अलग जाति, धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए संघ शासन को अनिवार्य माना गया है। क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचारधारा होती है, वो किस अकॉर्डिंग काम करते हैं, इस बात को देखकर ही संविधान निर्माताओं द्वारा, यानी जिन्होंने संविधान बनाया है, उन्होंने यही कहा है कि संघ शासन हमारी कंट्री में अनिवार्य है। ये सेकंड नंबर रीजन आपका यही है। रीजन नंबर थर्ड,
तीसरा रीजन क्या है? भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। क्लियर? अतः शक्ति व सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए संघवाद को अनिवार्य माना गया है। संघवाद को अनिवार्य माना गया है। क्लियर? देखिए आपका थर्ड नंबर रीजन क्या है कि भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई, यानी हमारा कंट्री क्या है? लोकतंत्र है, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का ही है। लोकतंत्र यानी लोगों का बनाया हुआ सिस्टम यह काम करता है। ठीक है, लोग मिलकर ही सरकार बनाते हैं, फिर वही लोग उसमें काम करते हैं, इसलिए इसको लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहा गया है। अतः शक्ति व सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए संघवाद को अनिवार्य माना गया है। एक ही बात बार बार हो रही है कि संघवाद भारत राज्यों का संघ है, संघात्मक शासन व्यवस्था को ही यह अनिवार्य माना गया है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था को ही यह इंपोर्टेंस दिया जा रहा है हर तरह से। ठीक है, क्लियर? अब है आपका पॉइंट नंबर 4, यानी चौथा कारण क्या है? चौथा कारण क्या है कि संपूर्ण देश के आर्थिक विकास के लिए संघवाद आवश्यक है। क्योंकि एक केंद्र द्वारा इतने बड़े देश का विकास संभव नहीं है। क्योंकि एक केंद्र के द्वारा इतने बड़े देश का विकास संभव नहीं है। क्लियर? देखिए इसमें क्या बताया गया, जो चौथा रीजन है आपका कि संपूर्ण देश के आर्थिक विकास के लिए संघवाद आवश्यक है। इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है, संघवाद जो एक वर्ड आ रहा है, इसका यही मीनिंग है कि भारत राज्यों का संघ है और यह संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए संघवाद का होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक केंद्र के द्वारा इतने बड़े देश का विकास संभव नहीं है, यानी बिना संघवाद के आप कंट्री को नहीं चला सकते। ठीक है, यानी संघवाद का होना बहुत नेसेसरी है। संघवाद का मतलब राज्यों का संघ है, वो पहला देश राज्यों में डिवाइड होगा, राज्यों की अलग गवर्नमेंट होगी, स्टेट देश की अलग गवर्नमेंट होगी, वो मिलकर फिर इस कंट्री को चलाएंगे। यही बात इसमें बताई गई है, बार बार यही बात आ रही है कि संघवाद का होना जरूरी है। संघवाद एक वर्ड है और इसका यही मीनिंग होता है। अब इन सारों का क्या निष्कर्ष है वो अपन देखते हैं। जो सारे रीजन अपन ने पढ़े अभी तक 4 रीजन, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो यहाँ अपन देखते हैं। क्या निष्कर्ष है इसका? निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना बहुत आवश्यक थी।
इसलिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाएंगे। इसलिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। देखिए, शासन व्यवस्था के जो 4 रीजन थे, 4 रीजन अपन ने पढ़े। 4 रीजन से क्या डिस्कस निकलता है? डिस्कस में ये निकलता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की आवश्यकता थी, इसलिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, ये बात है कि भारत राज्यों का संघ है और यह संघात्मक शासन व्यवस्था ही होनी चाहिए। इसलिए इसका निष्कर्ष भी यही है कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था की सख्त आवश्यकता थी और संघात्मक शासन व्यवस्था को ही हमारी कंट्री ने अपनाया और अभी तक संघात्मक शासन व्यवस्था ही रोटेट हो रही है। संघात्मक शासन व्यवस्था से ही हमारे कंट्री का सारे काम हो रहे हैं। जो भी इकोनॉमिक काम है, जो भी हमारे कंट्री का विकास है, वो सब कुछ संघात्मक व्यवस्था के ऊपर ही डिपेंड है और संघात्मक व्यवस्था से ही हमारे सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो टॉपिक है हमारा, इसी में ठीक है, आगे जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय संघ की प्रकृति। देखिए, ये नो टॉपिक है वापस इसी में आगे कि भारतीय संघ की प्रकृति। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, भारतीय संघ की प्रकृति किस प्रकार है, वो अपन यहां देखते हैं। ठीक है, तो भारतीय संघ की प्रकृति में क्या बताया गया है? भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारतीय संघ व्यवस्था अमेरिकी संघ शासन की तरह भारतीय संघ व्यवस्था अमेरिकी शासन की तरह नहीं है। इसमें विश्व के अन्य राष्ट्रों के संविधानों के विश्व के अन्य राष्ट्रों के संविधानों के मैटर को शामिल किया गया है। क्लियर? इसलिए भारतीय संघ की प्रकृति के बारे में, इसलिए भारतीय संघ की प्रकृति के बारे में विद्वानों में मतभेद पाया गया। विद्वानों में मतभेद पाया गया है। इन विद्वानों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, इन विद्वानों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख के आता हूं। भारतीय संघ की प्रकृति, इसमें क्या बताया गया है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। ये बात बिल्कुल फिक्स हो गई है। अभी तक जो भी अपन ने स्टडी की है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर? अब इसमें आगे क्या बताया गया है कि भारतीय
संघ व्यवस्था अमेरिकी शासन की तरह नहीं है, ठीक है। भारतीय संघ व्यवस्था अमेरिकी शासन की तरह नहीं है, यानी जो अमेरिका का संविधान है और हमारे देश का संविधान है, इसमें बहुत अंतर है। जो अमेरिका का संविधान है उसी तरह हमारे देश का संविधान नहीं है। इसमें विश्व के कुछ अन्य, यानी दूसरे देशों के संविधान का जो मैटर है उसको निकाल के हमारे देश के संविधान के मैटर में शामिल किया गया, फिर हमारे देश का संविधान बनाया गया, ठीक है। ये इसमें ये बात बताई गई है। इसलिए भारतीय संघ की प्रगति के बारे में विद्वानों में मत वैमनस्य पाया गया। मत वैमनस्य का मतलब हो गया वाद विवाद, यानी विद्वानों के एक विचार मिलते नहीं थे, अलग अलग विचार आते थे, मत वैमनस्य पाया गया। इन विद्वानों को अपन ने 3 भागों में बांटा है, इन 3 भागों की स्टडी आगे करेंगे। यानी जो 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों को एक एक भाग अपन पढ़ेंगे कि उसमें क्या बताया गया, ठीक है, क्लियर। देखिए इसमें जो सबसे पहला भाग है वो क्या है कि भारत में संघ शासन है। देखिए एक ही बात बार बार निकल के आ रही है कि भारत में संघ शासन है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। ये अभी तक निष्कर्ष से प्रूव हो गया है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था यही है और हमारी कंट्री ने संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया, ठीक है। अब इसमें डिटेल में आगे क्या है कि भारत में संघ शासन के मुख्य समर्थक भारत में संघ शासन के मुख्य समर्थक जिनका नाम है एलेक्जेंड्रोविच, क्या नाम, एलेक्जेंड्रोविच। क्लियर। जिनका मानना है कि भारतीय संघ कानूनी जिनका मानना है कि भारतीय संघ कानूनी दृष्टि से पूर्ण संघ है। क्लियर। क्योंकि जो लक्षण संघीय शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि जो लक्षण संघीय शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं, वह सभी लक्षण भारतीय संघ में पाए जाते हैं। वह सभी लक्षण भारतीय संघ में पाए जाते हैं। अब देखिए जो सबसे पहला भाग है उसमें क्या बताया गया है कि भारत में संघ शासन है। इस बात से स्पष्ट है कि भारत में संघ शासन है, ठीक है, ये बात प्रूव हो गई है। भारत में संघ शासन के मुख्य समर्थक, भारत में जो संघ शासन के मुख्य समर्थक थे उनका नाम क्या है, एलेक्जेंड्रोविच। एलेक्जेंड्रोविच भारत में संघ शासन के मुख्य समर्थक थे, जिनका मानना है कि भारतीय संघ कानूनी दृष्टि से पूर्ण संघ है। यानी भारतीय संघ जो है बनाया गया है वो कानून के अकॉर्डिंग बिल्कुल पूर्ण संघ है। कौन कौन से कानून उसमें अप्लाई किए गए हैं उसके तहत वो पूर्ण संघ है। क्योंकि जो लक्षण संघीय शासन व्यवस्था में है वही लक्षण भारतीय संघ में पाए जाते हैं। यानी जो संघीय शासन व्यवस्था में जो लक्षण थे पहले भारतीय संघ में अलग लक्षण थे, वही लक्षण दोनों में सेम पाए जाते हैं। ये इसके पहले भाग में यही बताया गया है। दूसरा भाग, ठीक है, दूसरा भाग क्या है, भारत में कोई संघ शासन नहीं। भारत में कोई संघ शासन
नहीं। देखिए जो दूसरा भाग है उसमें क्या है, इस लाइन से स्पष्ट है कि भारत में कोई संशासन नहीं है। उन विद्वानों ने ये व्याख्या की है। अब इसका क्या मीनिंग होगा, क्या डेफिनेशन होगी, वो अपन देखते हैं कि भारत में कोई शासन नहीं है। भारत में कोई शासन नहीं है। इसके समर्थक अशोक चंद्रा, इसके समर्थक अशोक चंद्रा, मार्कस फ्रेंडा, मार्कस फ्रेंडा एवं मॉरिस जोन्स है। एवं मॉरिस जोन्स है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अशोक चंद्रा का मानना है कि अशोक चंद्रा का मानना है कि भारत में नियोजन ने संघवाद को समाप्त कर दिया है। भारत में नियोजन ने संघवाद को समाप्त कर दिया है। क्लियर। देखिए इसमें वाद विवाद वाला मैटर आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला मैटर आ रहा है जो इस भाग में है। इस भाग में क्या बताया गया है कि भारत में कोई शासन नहीं है। ये कह दिया किसी ने, किसी विद्वान ने, कि भारत में कोई शासन नहीं है। इसके जो समर्थक थे कहने वाले वो कौन थे? अशोक चंद्रा, मार्कस फ्रेंडा और मॉरिस जोन्स, ये तीन व्यक्ति थे। इन तीनों व्यक्ति ने मिलकर कहा कि भारत में कोई शासन नहीं, कोई संशासन नहीं, ठीक है। और अशोक चंद्रा क्या मानना है कि भारत में नियोजन ने संघवाद को समाप्त कर दिया है। नियोजन एक वर्ड है हिंदी का, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि संघवाद को समाप्त कर दिया है। ये बात इसमें बताई गई, ठीक है। अब है थर्ड नंबर भाग, तीसरा भाग। उसमें क्या कहा गया है, देखिए भारत में अर्ध संघ है। भारत में अर्ध संघ है। अब देखिए ये बात विद्वान ने बोल दी, अब इसका क्या मीनिंग है वो अपन आगे देखते हैं। केसी बियर की मान्यता है कि, एक बहुत बड़े विद्वान थे केसी बियर, केसी बियर की मान्यता है कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें आगे क्या है, केसी बियर का मत भारतीय संविधान के केसी बियर का मत भारतीय संविधान के विधिगत अध्ययन पर आधारित है। विधिगत अध्ययन पर आधारित है, क्लियर। भारतीय संविधान में कुछ तत्व संज्ञात्मक के हेतु भारतीय संविधान में कुछ तत्व संज्ञात्मक के हेतु अनेक तत्व एकात्मकता के भी है। अनेक तत्व एकात्मकता के भी है, ठीक है, जिन्हें निम्न तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं।
जिन्हें निम्न तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, देखो इसमें क्या बताया गया है, जो थर्ड नंबर बात है उसमें क्या कहा गया है, भारत में अर्धसंघ है। ये किसी विद्वान ने कह दिया, वो जो 3 विद्वान थे उन्होंने कह दिया कि भारत में अर्धसंघ है, यानी अर्धसंघ की शासन व्यवस्था है। अब उसमें क्या बताया गया, केसी बियर का मानना, एक विद्वान थे केसी बियर, उनका मानना है कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है। केसी बियर का मत भारतीय संविधान के विधिगत अध्ययन से पर आधारित है। जो केसी बियर का मत है भारतीय संविधान के विधिगत अध्ययन यानी जो कानूनी दृष्टिकोण, जो हमारे कानून अप्लाई करके भारतीय संविधान बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग उनका मत है कि कुछ तत्व संघात्मक हैं तो कुछ तत्व एकात्मकता भी है। यानी भारत राज्यों का संघ है, उससे पहले एकात्मक संविधान भी था, एकात्मकता भी थी, अब है संघात्मक, इसलिए ये बात कही गई, यानी दोनों ही बात कही गई, संघात्मकता और एकात्मकता। ठीक है, ये उन्होंने कहा, जिन्हें निम्न तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। अब इनका तरीका क्या है वो आगे भी देखते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहले बात बताई गई है वो क्या है, लिखित कठोर एवं सर्वोच्च संविधान। लिखित कठोर एवं सर्वोच्च संविधान, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें, शक्तियों का विभाजन। थर्ड बात क्या है इसमें, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्लियर? देखिए, ये 3 बातें कही गई जिनसे कि स्पष्ट किया जा सकता है वो उनके अकॉर्डिंग मत था कि संघात्मक है या एकात्मक है। सबसे पहली बात ये, लिखित कठोर एवं सर्वोच्च संविधान। जो हमारा संविधान है वो लिखित है, कठोर है, सर्वोच्च संविधान है। इससे पहले भी जो संविधान के बारे में पढ़ा था उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये बात वापस दोबारा नहीं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा है शक्तियों का विभाजन और तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके बारे में डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो बातें मैंने बताई है इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी जो 3 भागों में पढ़ा गया वो 3 भाग में पढ़े थे, उन 3 भागों को पढ़ने के बाद में क्या निष्कर्ष निकलता है वो यहां देखते हैं। उपरोक्त से ये निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संघ न तो अमेरिकी संघ की बात पूर्ण संघ है, भारतीय संघ न तो अमेरिकी संघ की बात पूर्ण संघ है, अमेरिकी संघ की बाती पूर्ण संघ है। और नए संघ शासन का अंत भारत में और नए संघ शासन का अंत भारत में हुआ है, बल्कि भारतीय संघ एक सहयोगी संघ है, बल्कि भारतीय संघ एक सहयोगी संघ है। क्लियर? देखिए, अभी तक अपन ने जो पढ़ा यानी जो 3 भाग पढ़े थे उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है वो इसमें बताया गया है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संघ न तो अमेरिकी संघ की भांति पूर्ण संघ है और न ही संघ शासन का अंत भारत में हुआ है। देखिए, ना तो अमेरिकी जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग भारत में है और न ही
भारत में इसका अंत हुआ है, बल्कि भारतीय संघ एक सहयोगी संघ है। इसको लास्ट में ये कहा गया है कि भारतीय संघ एक सहयोगी संघ है। बस यही बात हमने बताई। नेक्स्ट आगे एक लाइन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक टॉपिक है, देखिए, भारतीय संविधान के वे तत्वों, भारतीय संविधान के वे तत्व जो शासन व्यवस्था को संज्ञात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। संज्ञात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए ये बात कही गई है, इसमें आगे है भारतीय संविधान के वे तत्व जो शासन व्यवस्था को संज्ञात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। इसके बारे में क्या बात है वो अपन यहां देखते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान के अनेक ऐसे तत्व हैं जो भारतीय संविधान के अनेक ऐसे तत्व हैं जो हमारी शासन व्यवस्था को संज्ञात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं, जो हमारी शासन व्यवस्था को संज्ञात्मक रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, ये तत्व निम्न है। क्लियर? देखिए, ये जो एक लाइन लिखी गई है कि भारतीय संविधान के वे तत्व जो शासन व्यवस्था को संज्ञात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं, इस लाइन का क्या मतलब है वो अपन यहां देखते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू होने से पहले उस पर विचार विमर्श चल रहा था, और भारतीय संविधान के अनेक ऐसे तत्व हैं जो हमारी शासन व्यवस्था को संज्ञात्मक रूप प्रदान करते हैं। ये तत्व निम्न है। ठीक है, जो हमारी भारतीय शासन व्यवस्था को संज्ञात्मक रूप प्रदान करते हैं, उसके कौन कौन से तत्व हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है? लिखित, निर्मित एवं कठोर संविधान। लिखित, निर्मित एवं कठोर संविधान, ये सबसे पहला एलिमेंट है, लिखित, निर्मित एवं कठोर संविधान। अब इसकी क्या डेफिनेशन है वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया। लिखा गया है। ठीक है, ये विश्व के कठोर संविधानों में से एक है। ये विश्व के कठोर संविधानों में से एक है। ठीक है, क्लियर? संविधान कठोर इसलिए है कि हमारे यह सामान्य कानूनों व संसदीय कानूनों में अंतर किया गया।
हमारे यहाँ सामान्य कानूनों व संसदीय कानूनों में अंतर क्या है? देखिए, ठीक है, जो इसमें जो सबसे पहला तत्व है वो क्या है कि लिखित निर्मित या कठोर संविधान। देखिए, जब हमने संविधान की स्टडी की थी, संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा था, संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, तब उसकी विशेषताओं में ये मैं आपको बता चुका हूं। इसको अपन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ा सा आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया और ये विश्व के कठोर संविधानों में से एक है। इसलिए कठोर इसलिए है कि हमारे यहाँ सामान्य कानूनों में संसदीय कानूनों में अंतर किया गया है। इसमें नई बात यही है कि सामान्य कानून व संसदीय कानूनों में अंतर किया गया है। जो सामान्य रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, और जो संसदीय लॉ होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। उसमें ये अंतर क्या है, ये बात इसमें बताई गई है। ठीक है, क्लियर? ओके।